नमस्कार, स्वागत है आपका जनगण मन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आपने देखा कि किस तरीके से प्रियांक खरगे ने एक चिट्ठी लिखी थी, और उस चिट्ठी में आरएसएस का जो सोर्स ऑफ इनकम है, उनके मोबिलाइजेशन प्रोग्राम्स, उनका रजिस्ट्रेशन, उनके संस्था के बारे में जितनी जानकारी थी जो आज तक किसी ने नहीं पूछी, वो प्रियांक खरगे ने पूछा। और उसको लेकर आपने देखा कि हमारे इसी चैनल पर मैंने एक कार्यक्रम भी किया था। लेकिन उस चिट्ठी का जवाब आज उन्होंने चिट्ठी के जरिए तो मोहन भागवत ने नहीं दिया है, लेकिन वो एक कार्यक्रम में बोल रहे थे और उन्होंने ये भी कहा कि मैं चिट्ठी लिखना पसंद नहीं करूंगा, लेकिन पब्लिक में उन्होंने इस चीज पर बोला है। अब क्या बोला है उसको मैं पढ़ देती हूँ, और इसको लेकर जो तमाम न्यूज प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने इसकी चर्चा भी की है। और मैं खाली उनको कोट कर रही हूँ जो अंग्रेजी के अखबारों में आया, उन्होंने क्या बोला है। इट इज जस्ट पॉलिटिक्स, यानी कि खरगे की चिट्ठी केवल राजनीति है। ऑल दीज गिमिक्स आर बीइंग मेड टू दोज हु आर यूज्ड टू इट, यानी कि ये खाली एक पॉलिटिकल गिमिक है। फिर बाद में वो कहते हैं वी हैव टू फेस ऑल दीज थिंग्स, वी आर यूज्ड टू इट, इफ दे डोंट हैपन वी फील समथिंग इज अमिस। कह रहे हैं कि इस तरीके की राजनीति की हमें आदत है, और ये सब होता रहता है हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। There are so many unregistered things going on. Hindu religion is not registered. Many things are not registered. उन्होंने कहा कि ऐसे तो बहुत सारी चीजें अनरजिस्टर्ड हैं। हिंदू रिलीजन कब से रजिस्टर्ड होने लगा? उन्होंने कहा कि हिंदू रिलीजन की कोई रजिस्ट्री, पंजीकरण नहीं हुआ है। रजिस्ट्रेशन इज नीडेड ओनली बाय दोज हु वांट टू हैव फंड्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। वो ये कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन उनको चाहिए जिसको कि सरकार से फंड लेना पड़ेगा, उनको रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। बट इन द केस ऑफ आरएसएस द गवर्नमेंट नोज इट इज देयर, यानी कि सरकार को पता है कि आरएसएस है, और इसलिए वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर वो ये कह रहे हैं कि पहली बात तो क्योंकि वो हिंदुओं की संस्था है, हिंदुओं को रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। दूसरा, वो ये साफ कर रहे हैं कि उनको फंड सरकार से वो नहीं लेते, इसलिए उनको पंजीकरण इंपॉर्टेंट नहीं है, रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। और तीसरी जो बात जो वो कह रहे हैं, द गवर्नमेंट बैंड अस ट्वाइस, कि गवर्नमेंट ने हमको प्रतिबंध, हमारे ऊपर रोक लगा दी थी 2 बार। एंड दैट बैन वाज रिलीज्ड वंस बाय कोर्ट ऑर्डर, अनदर बाय सत्याग्रह। तो जितनी बार बैन लगाया गया, तो पहली बार कोर्ट से हमारे बैन को हटाया गया और दूसरी बार सत्याग्रह से। सो द गवर्नमेंट नोज, यानी कि सरकार को सब पता है कि हम क्या कर रहे हैं। दे बैंड आरएसएस, दैट मीन्स दे न्यू आरएसएस इज देयर, आरएसएस इज रिकॉग्नाइज्ड। ओवर 100 years nobody told us that you must register। उन्होंने कहा कि 100 साल बीत गए और आज तक हमें किसी ने भी रजिस्टर करने के लिए नहीं बोला गया। सरकार को ऑलरेडी पता है हम क्या करते हैं और क्या नहीं करते। फिर उन्होंने कहा कि आ कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज विद द गवर्नमेंट, वी हैव सबमिटेड इट इन 1950s। वो ये कह रहे हैं कि हमने अपना लिखित में जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो सरकार को पेश कर दिया था 1950 में। ये बात मोहन भागवत कह रहे हैं। तो क्या मोहन भागवत ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है इसलिए इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, हम बिल्कुल पाक साफ हैं, हम कागज नहीं दिखाएंगे? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील कमल कृष्ण राय साहब हैं। राय साहब, आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और क्या कहेंगे मोहन भागवत के इस कमेंट पर सर जी? मोहन भागवत जी के पास या तो जानकारी का अभाव है या वो सच बोलने से परहेज कर रहे हैं। मोहन भागवत जी के बारे में ही इनकी प्रशंसा करते हुए पहली बार लाल किले के प्राचीर से किसी देश के प्रधानमंत्री ने एक ऐसे संगठन की तारीफ की है जिसमें महात्मा गांधी के हत्या के आरोप में जिस पर पाबंदी लगाई गई थी, और कहा था कि विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ है आरएसएस, जिसके सिद्धांतों, जिसके मूल्यों और जिसके आचरण से हम लोगों ने सीखा है, और हम एक स्वयंसेवक होने का हमें गर्व है। तो अगर ये एनजीओ है तो हिंदुस्तान के जितने एनजीओ हैं उसमें सबसे बड़ा है, तो हर एनजीओ के लिए जरूरी है कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत या इंडियन ट्रस्ट एक्ट के तहत वो रजिस्टर्ड हो। वो अपने पदाधिकारियों की सूची दे, वो अपना बाइलाज बतावे कि उसके एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स क्या है, और उसके पावर्स क्या है, और आय व्यय का विवरण दे, और हर साल आय व्यय का विवरण उसे देना है। ये कौन सा सुरखाब का पंख है भाई? ये हिंदू धर्म से अपने को कह रहे हैं कि हिंदू धर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो मेरा भी नहीं है। इनको इतनी गलतफहमी है कि ये भगवान कृष्ण, भगवान
नहीं तो आप ये कह रहे हैं राव राय के साहब, आप ये समकक्ष हो कह गए हैं। नहीं तो आप क्या ये कह रहे हैं कि मोहन भागवत सरासर झूठ बोल रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि आप कुछ भी कर लोगे लेकिन हम रजिस्ट्रेशन नहीं बताएंगे, सरासर न झूठ ही दिखाएंगे? नहीं बोल रहे हैं, भयंकर भयभीत हैं। उनको ओके। लग गया कि प्रियंक खड़गे ने वो गलती सुधारी है कांग्रेस को, जिस गलती को सन 49 से लेकर 2026 तक यह कर रहे थे। अगर नेहरू के समय में जब आप बैन लगा रहे थे, उसी समय इस कह के कि इनके सारे दफ्तर बंद कर दिए होते, ये रजिस्टर्ड संस्था नहीं है और ये इस तरह की कोई भी गतिविधि हम इसे नहीं करने देंगे जो हिंदू मुसलमान और राष्ट्र के एकता और अखंडता के खिलाफ है। आप समर्थन करते हो हिंदुस्तान के हर नागरिक को कि वो अपना प्रमाण दे। आप एसआईआर के जरिए लोकतंत्र का गला घोटते हुए यह बताते हो कि अपने जन्म का प्रमाण दो, अपने वोटर आईडी का प्रमाण दो, अपने पिता के प्रमाण दो, अपने 3 पीढ़ी का प्रमाण दो, और आपके संगठन का प्रमाण मांगा जाता है तो आप कहते हैं कि सरकार को पता है, हम सरकार से पैसा नहीं लेते। ये किस सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के नियम में या ट्रस्ट एक्ट के नियम में लिखा हुआ है कि जब आप सरकार से पैसा लेंगे ही तभी आपको रजिस्ट्रेशन करना, आप किसी से पैसा ना लीजिए। एक बार बताइए ना कि वहां जो झंडे वालान में 14 तल्ले का 3 कैप्सूल लगा है, जिसके पार्किंग के लिए भी एक हनुमान जी का मंदिर तोड़ के गिरा दिया गया है, जिसमें हॉस्टल से लेकर सारी सुविधाएं हैं, जिसमें मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है, जिसमें सेमिनार हॉल है, जिसमें मीटिंग हॉल है, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल है, जिसमें 3 स्टार की सारी सुविधाएं हैं। वो उसका आय व्यय का क्या विवरण है? किस सेठ ने जमीन खरीद के दी थे और किस व्यापारी ने वो बनवाया? एक एक फ्लोर का कौन दान दाता है? कहीं लिखा है, कहीं पत्थर लगा है जैसे घाटों पे और मंदिरों पे लगा रहता है कि इस कक्ष का निर्माण हम अपने स्वर्गीय पिता के स्मृति में हॉस्टलों में लगा रहता है, पुराने हॉस्टलों में। आपने कभी बताया कि ये जो आधुनिकीकरण हो रहा है आपके नागपुर ऑफिस का, उसका फाइनेंसर कौन है? आप बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, आप शाखा वर्ग लगाते हैं, आप ओटीसी और क्या क्या कैंप चलाते हैं, आप हिंदू जागरण के अभियान चलाते हैं, उसका चंदा उसका रसीद कौन करता है? आप साल भर में एक बार गुरु दक्षिणा कार्यक्रम करते हैं पूर्णिमा के दिन, उस दिन आप लिफाफा पकड़ते हैं, हर स्वयं सेवक को लिफाफा देना रहता है, और लिफाफे में आपने राशि लिखा होता है, नाम लिखा होता है, नंबरिंग होती है, आपको नंबर दे दिया जाएगा। जैसे मुझे जो लिफाफा मिला वो 50 नंबर लिखा है, तो अब वो जान जाएंगे कि के राय ने हमको 500 रुपया दिया, अगर उसमें 500 रुपया है। लेकिन हमें नाम नहीं लिखना है, हमें राशि नहीं लिखना है। नहीं तो लेकिन नहीं, सारा काम तो आपका बिल्कुल 2 नंबर का है, नहीं तो इसका सारा मतलब, काम आपका 2 नंबर का है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, सारा 2 नंबर का काम कर रहे हैं और कोई डिटेल्स बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर जो बाकी एनजीओज हैं उनसे सबसे हिसाब किताब पूछा जाएगा, उनके कागज के बेसिस पर उनकी एनजीओ को खारिज किया जाएगा, उनको बंद किया जाएगा, शटडाउन किया जाएगा। तो आज का जो बयान है मोहन भागवत का, वो अपने आप में क्या कहता है? क्या वो अपनी जिद पर अड़ गए हैं कि वो रजिस्ट्रेशन की बात नहीं करेंगे? जो अगर उनका ये कहना कि आज तक 100 सालों में कभी हमसे किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं पूछा, तो उसके क्या मायने हैं कि भाई बीजेपी पूछेगी नहीं ना हम बताएंगे? तो ये तो बिल्कुल एक सौ तरीके सौ की जिद है। सौ सौ 100 साल में तो नेहरू परिवार के यहाँ भी ईडी का छापा नहीं पड़ा था। 100 साल में सोनिया गांधी, जो वृद्ध और बीमार हैं, जो गंभीर रोगों से ग्रस्त हैं, उनको 40-60 घंटे तक उनकी पूछताछ नहीं हुई थी। 100 साल में सोनिया गांधी के दामाद को और पुत्र को ईडी के दफ्तर के साथ, 100 साल में 2:30 बजे रात को ममता बनर्जी के घर पर पुलिस का छापा जो है लोहे की जाली काट के नहीं किया गया था। 100 साल में लोकतंत्र की इस तरह से हत्या नहीं हुई थी जो भागवत जी के आशीर्वाद से मोदी जी करवा रहे हैं। तो 100 साल में आप गलत काम हो सकता है, 100 साल बाद सही काम क्यों नहीं हो सकता है? देश का कानून अगर इजाजत देता है, किसी दुकान पर चढ़े जाइए, उसमें काले टिन पर सफेद से लिखा रहता है जीएसटी नंबर, और सारे नंबर व्यापार के लिखे रहते हैं। इसकी क्या जरूरत है जीएसटी? आप क्यों जीएसटी में रजिस्टर्ड करा रहे हैं? इसलिए कि आपका धंधा 1 नंबर का, उसके सबूत पेश कर सकें कि आपने कितना खरीदा, कितना बेचा और कितना आपको टैक्स देना है।
तो आप बड़े बड़े सेठों से, साहूकारों से, देश विदेश के कारपोरेट से पैसा लेते हो और कहीं बताते नहीं हो कि कितना पैसा। तो ये तो गड़बड़ घोटाला है ना। ये संघ संघ जब चरित्र की बात करता है, आचरण की बात करता है, देश प्रेम की बात करता है, तो इनका चरित्र इतना हल्का और घटिया क्यों साबित हो रहा है? क्यों नहीं ये देश के कानून का पालन कर रहे हैं? हमसे प्रमाण मांगेंगे, हम अगर प्रमाण नहीं देंगे तो हम घुसपैठिया हो जाएंगे। हमारे लिए डिटेंशन कैंप बनाया जाएगा। हमको कोर्ट कहेगी कि इनको सीधे जो है तीस्ता नदी के बीच में ले जाके इनको फेंक दीजिए बांग्लादेश की तरफ साइड में। ये चाहे खुद बहा के चले जाए, चाहे इनकी लाश बहा के पहुंच जाए। लेकिन सर, हमारे लेकिन हमारे साथ तो ये। बिल्कुल नहीं, नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि प्रियांक खरगे का अगला कदम क्या हो सकता है? अभी उन्होंने रिएक्शन अभी तक तो नहीं राम दिया है। खड़गे के नाम पर ये इतने डरे हुए हैं कि ये कह रहे हैं कि साहब ये जो कांग्रेसी हुकूमत है हमको बैन कर रही है। प्रियांक खड़गे हम बैन क्यों करेंगे भाई? हम तो एक सामान्य चीज बना रहे हैं कि आपका एक चेला कह रहा है कि ये बहुत बड़ा एनजीओ है, तो हमको कागज दिखा दीजिए। आप संगठन चला रहे हैं, आप आपके कार्यालय हर शहर में, हर मोहल्ले में आपके कार्यालय, आपके पास हजारों हजारों हजार सरस्वती शिशु मंदिर है। आप हर आदिवासी इलाकों में जो है आदिवासियों के बीच में, वनवासियों के बीच में वनवासी पंचायतें खोले हैं। तो कौन सा कागज है, किस अधिकारी को कौन सा टैक्स देते हैं, कौन सा रजिस्ट्रेशन आपका, क्या उसके क्या हिसाब किताब, इतना भी नहीं बताएंगे। इतना आपने कानून को मुट्ठी में ले लिया है, इतना आप इस देश के संविधान को अपने पैर के नीचे दबा के चल रहे लेकिन हैं। कभी कल प्रियांक भी, खड़गे ने वही काम किया जो सामान्य व्यक्ति से एक्सपेक्टेड है। बिल्कुल ये नहीं, लेकिन घबराए अब वो अगर मोहन अगर इस भागवत। नहीं, लेकिन राय साहब, अगर इसी तरीके की जिद अब बनी रहेगी तो खरगे तो अब इस समय गृह मंत्री हैं कर्नाटक के। वो अपने तरफ से तो कोई कड़ी कार्रवाई कर ही सकते हैं, और अब जब खरगे करेंगे तो जहां जहां कांग्रेस की या विपक्ष की सरकार है, वहां वहां पर अब आरएसएस के ऊपर शिकंजा कसने की कोशिश की जाएगी। मैडम, जिद नहीं, यह कायरता है, यह बुजदली है। और ये एक एक डरपोक आदमी का प्रलाप है। और कहीं भी इसमें बदले की कार्रवाई नहीं है, कहीं आरएसएस के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। वो एक संगठन है, उस संगठन के रजिस्ट्रेशन का, उसके आय व्यय का, उसके खर्चे का हिसाब मांग रहे हैं। यह एक इनोसेंट एक्ट है, सरकार का एक सामान्य कार्रवाई है। हमारे संगठन, हम भी कुछ चलाएंगे, हम भी कोई दुकान खोल ले तो कोई ना कोई आएगा, सेल टैक्स, इनकम टैक्स या मार्केटिंग इंस्पेक्टर की क्या आपकी लीगल एंटिटी क्या है, इस दुकान की क्या आप देते हैं, क्या लेते हैं, क्या बेचते हैं? तो आप इतना घबरा गए हैं? आप कानून तोड़ के 100 साल तक, आपको शर्म करनी चाहिए कि आप राष्ट्र निर्माता बने हैं और आप खुद कह रहे हैं कि 100 साल तक हमने कानून के ऊपर पैर रख के खड़े रहे, 100 साल तक हम धज्जी उड़ाते रहे इस देश के कानून को, लेकिन हम आज तक पकड़े नहीं गए। आप पकड़े जा रहे हैं, क्यों हम पकड़े जा रहे हैं भाई? अरे आपको तारीफ करना चाहिए यार खरगे का कि वो व्यक्ति ईमानदार है। उसने मजबूत और कमजोर के बीच कोई विभेद नहीं किया। हम बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन हमारे भी उस पे हाथ रख दिया है, पकड़ लिया हमारे बाह को। तो ये देखिए डरपोक है, ये इमरजेंसी, ये पकड़े गए महात्मा गांधी वाले में तब माफी मांगे, उसके पहले अंग्रेज पकड़े तो माफी मांगे, पेंशन लिए। उसके बाद इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने जब जेल में ठूसा तो देवरस जी ने तमाम विनोबा भावे और किस किस को पकड़ के कहा कि साहब हम इंदिरा गांधी से क्षमा मांगेंगे, हम 20 सूत्री कार्यक्रम और संजय गांधी 4 सूत्री कार्यक्रम समर्थन लिख के दे रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं। हमको जेल जेल से इमरजेंसी में जेल में रोते थे ये लोग। समाजवादी जहां जेल में मार खा रहे थे, कम्युनिस्ट जहां जेल के बाहर इनकाउंटर हो रहा था, बिहार, आंध्रा, बंगाल में, नहीं, लेकिन जो वहां भागवत ये जी ने ये कहा राय साहब कि देखिए, हमारे जो हमारी संस्था है उसको तो 2 बार ऑलरेडी बंद किया गया था, एक बार कोर्ट से बंद खुली, क्यों किया और गया दूसरी था? बार हमने सत्याग्रह किया। तो वो क्या कह रहे हैं कि हमको डर नहीं है, आप बंद जो करना है कर लीजिए। बंद इसलिए नहीं किया गया था कि इनकम टैक्स नहीं भरे थे, सेल टैक्स नहीं भरे थे और इन्होंने रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं किया। बंद इसलिए किया गया था कि ये उन्होंने इतना जघन्य काम किया था। बापू की हत्या किया था, राष्ट्रपिता की हत्या किया था। राष्ट्रपिता की हत्या के बाद आपको मालूम है पाकिस्तान पूरा एक दिन के लिए बंद था। वह इतना बड़ा शख्स था जिसके बारे में नोबेल लॉरेट आइंस्टाइन या किसने कहा था कि जब ये नहीं रहेंगे तब लोग, तब कल्पना करें क्या इस जगत में ऐसा भी व्यक्ति
आया था, उसकी कायरतापूर्ण ढंग से हत्या किया, 4 बार हत्या का प्रयास किया। ये तो नेहरू जी की गलती और पटेल जी की गलती है कि उसके बाद तुमको रिहा कर दिया, तुम्हारा संगठन चलने दिया। कोई भी लोकतांत्रिक देश में गांधी के हत्यारों को तो कहीं जगह नहीं मिलनी चाहिए थी। आपने जो है ये उदारता कहा जाए, सदा सहता कहा जाए कि सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह ने गुजरात के नरसंहार के बाद मोदी जी और शाह जी को पनपने दिया। ये लोग तो सारी जिंदगी इनको जेल में होना चाहिए था गुजरात के की हिंसा में। गांधी जी की हत्या के बाद आपने केवल बैन लगा के छोड़ दिया इनके संगठन को, उसी समय एकदम डिसमेंटल कर देना चाहिए था। लेकिन अब जो ये प्रियांक खरगे की जो पहल है, और इससे आपको ये लग रहा है कि आरएसएस को फिर से बैन करने की बात तब कही जाएगी और ताला देखिए, लगेगा इनके आरएसएस दफ्तरों पर? जी। संगठन बैन करना एक पॉलिटिकल डिसीजन है, लेकिन संगठन के रजिस्ट्रेशन न होने पर संगठन की गतिविधियों को रोकना जो है एक एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है। वो जो मंत्री को लेना चाहिए कि गैर कानूनी ढंग से किसी संगठन को चलने की इजाजत नहीं देंगे, जिसका जो अपने खर्चे का हिसाब नहीं दे रहा, आय व्यय का नहीं दे रहा है, जो अपनी कार्रवाइयों का विवरण नहीं दिया है। एनुअल रिपोर्ट होता है, एनुअल रिपोर्ट देना पड़ता है और एक्सपेंडिचर और इनकम का हिसाब देना पड़ता है। ये मैंडेटरी होता है किसी नहीं भी तो लेकिन सोसाइटी के कानूनी लिए। तौर पर सर, आप लॉयर हैं, अगर मान लीजिए कि एक राज्य के गृह मंत्री ने आरएसएस जैसी ऑर्गेनाइजेशन से उसके सोर्सेज ऑफ इनकम डिटेल्स, रजिस्ट्रेशन, मोबिलाइजेशन प्रोग्राम, इस सब के डिटेल्स मांगे हैं, और अगर वो नहीं देता है, क्योंकि वो चिट्ठी एक गृह मंत्री के लेटर पैड पे गई है, वो ऑफिशियल लेटर है जो भागवत जी को भेजा गया। अब भागवत जी ने चिट्ठी नहीं लिखी लेकिन पब्लिक फंक्शन में ये बोला है, तो अब प्रियांक खरगे इनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकते हैं ना, कानून क्या कहता वो है? स्टेट के होम मिनिस्टर है, उनको पूरा पावर है कि इनके सारे ऑफिसेज को सील कर दें, ओके। इनके सारे ऑफिसेज को सील कर दें, इनकी सारी एक्टिविटी को रोक दें, क्योंकि वह गैर कानूनी संस्था हो जाएगी और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के नियमों को नहीं पालन करती है। और सरकार के पास इस बात के पुख्ता प्रमाण है कि हजारों करोड़ लाखों हजारों करोड़ों रुपए का लेन देन इनके यहाँ होता है। इनके पास तमाम कार्यालय, इनके ये हजारों लोगों को तनख्वाह देते नहीं, हैं और ये तो कह रहे हैं कि विभिन्न हम तो सरकार से कोई फंड लेते नहीं है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में कहीं नहीं लिखा है कि जो सरकार से फंड लेगा आय व्यय और उससे लाभान्वित होगा आर्थिक रूप से, उसी उसी का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। इस देश में हजारों भागवत ऐसे जी ने लोग तो हैं यही कहा है। जो भागवत जी एफसीआरए ने, के इसलिए लिए फॉरेन सुनिए फंडिंग देते हैं। राय साहब, भागवत जी ने देखिए, तो अपने कथन में यही कहा ना कि भाई हम रजिस्ट्रेशन हमारा क्यों हो, हम सरकार से तो फंड नहीं लेते कि हमारा रजिस्ट्रेशन हो। सरकार इनके ऊपर करोड़ों रुपया खर्च करती है, इसके बारे में कभी बताएंगे? जेट प्लस की सिक्योरिटी इनके साथ चलती है, सरकारी जहाज इनके साथ चलती है, सरकारी अमला इनके ड्यूटी में लगता है। केवल जेट प्लस की सिक्योरिटी का बता दें कि हम कह दें कि हम चंदा मांग के जेट प्लस का खर्चा देंगे। सरकार से नहीं ले रहे हैं। जेट प्लस मिला है किसी को क्या इस देश में? राहुल गांधी की तो आपने सिक्योरिटी कम कर दी है, सोनिया गांधी की सिक्योरिटी कम दी, उनके बच्चों को तो नहीं के बराबर कुछ है। और जो आपका विरोधी है उसकी उसका आप चुनाव हारते ही ममता के सिक्योरिटी घटा के छोटा कर दिए। आप अखिलेश यादव की सिक्योरिटी मामूली कर दिए हैं। और अभी कोई आपके टीम में चला जाए तो उसको जेट प्लस दे देते हैं। तो ये सरकार के पैसे से, सुविधा से फल फूल रहे हैं। ये मोहन भागवत जी जो इस समय हर जगह जो है प्रधानमंत्री के बगल में राम मंदिर के उद्घाटन में बैठे, आप हैं कौन भाई? अगर जब आप कुछ नहीं है तो आप प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और राज्यपाल के बगल में बैठने वाले कौन होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो आपका कुल क्या मिलाकर, अथॉरिटी है? हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन ना अब ये बताइए, मेरा आखिरी सवाल है कि क्या अब अगला कदम यही होगा कि कर्नाटक में कम से कम, क्या आरएसएस का दफ्तर कर्नाटक में सील होगा, और कर्नाटक की देखा देखी क्या बाकी राज्यों के गृह मंत्री जो विपक्ष के हैं वो भी यही करेंगे? अगर अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, वो अपने गतिविधियों का साल भर का हिसाब नहीं देते हैं, वो अपने आय का और व्यय का हिसाब नहीं देते हैं, और अपने संगठन के सारे पदाधिकारियों सारे कार्रवाइयों को लिखित रूप से नहीं देते हैं, तो निश्चित रूप से उनका कार्यालय बंद होना चाहिए। बिल्कुल। अपने हठ धर्मिता से इस देश में नहीं चल सकता। नियम नहीं रहेगा तो नियम नहीं। आप किस अधिकार से जब
ठीक एंड इलेक्शन के पहले कांग्रेस के बैंक का खाता सीज कर दिए। क्यों खाता सीज कर दिए पॉलिटिकल पार्टी का? क्या निकला इलेक्शन के बाद? निकला क्या कि इसमें जो है वो एपिस्टीन वालों का पैसा था। बिल्कुल बिल्कुल। एपिस्टीन फाइल वालों से भी पैसा आया था क्या इसमें कांग्रेस के खाते में? हम्म। इसलिए सीज कर दिए कि उनको चुनाव लड़ने न दो। इसलिए आप इत्र वालों के यहाँ कन्नौज में छापा मारे कि अखिलेश यादव को वो चुनाव के लिए पैसा दे रहे थे प्रतिद्वंदियों के लिए। और आप मोहन भागवत जी आप देखते रहते हो कि सपा का गर्दन दब रहा, ममता का की पार्टी बिक रही है, कांग्रेस पे आप दमन चक्र चला रहे हो, तब आप नहीं बोलते हो। आपका दरवाजा खटखटाया गया तो आपको याद आ गया कि हम 100 साल से हमको पूछा नहीं गया। अरे उसको तारीफ करिए, कहिए कि 100 साल बाद तो एक ईमानदार मंत्री आया। अभी तक तो बाप बेटा और परिवारवाद चला रहे थे। उस मंत्री ने कहा कि ऐसा बेटा हो तो उस बेटे को जगह मिलनी चाहिए राजनीति में, जो इतनी ईमानदार हो, इतना निडर हो, इतना साहसी हो। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए इस चर्चा को खत्म करते हैं, लेकिन जैसा राय साहब ने कहा कि कानूनी रूप से आरएसएस के जो दफ्तर हैं वो सील होने चाहिए अगर वो अपनी आमदनी का हिसाब किताब नहीं देते। अब देखना होगा कि प्रियंक खरगे का अगला स्टेप क्या होता है, और जो बाकी विपक्ष के राज्य हैं वहां के गृह मंत्री क्या करते हैं। क्या यही सवाल अब बाकी राज्यों में जहां पर विपक्ष की सरकार है, क्या वो लोग भी यही सवाल पूछेंगे, और क्या जवाब देंगे, और कितना जवाब अब देते रहेंगे मोहन भागवत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राय साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।